नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर। आज कौन कौन सी अहम खबरें हैं जरा आपको बताते हैं विस्तृत तरीके से। आज हम जिन 5 अहम खबरों पर नजर डालने वाले हैं, पहली खबर दरअसल एक पेड़ मां के नाम की रहेगी। कभी किसी पेड़ को छूते वक्त क्या आपको अपनी मां की याद आई है? नहीं तो इस बार महसूस करिएगा, क्योंकि आज एक पौधा सिर्फ जमीन पर नहीं, दिल में भी बोया गया है। दिल्ली के बीचों बीच एक पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मिट्टी में एक बीज डाला, तो वो बीज सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं था, वो हर उस मां के नाम था जो खुद धूप में जली पर अपने बच्चे के लिए छाव बनी। लेकिन इस पूरे आयोजन में एक पौधा ऐसा भी था जिसे सिंदूर से सींचा गया। कौन सी वीर महिला थी जिसने प्रधानमंत्री को वो पौधा दिया, और क्या ये पहल सिर्फ हरियाली नहीं, भावनाओं का संगम बन गई है? आगे दिखाएंगे पूरी कहानी। एक पेड़ मां के नाम की असल भावना, एक रिपोर्ट में। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र राम राज्य की झलक का करेंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि त्रेता युग की कोई तस्वीर फिर से इस धरती पर सजीव हो उठेगी, जहां राजा खुद भगवान हो और दरबार में धर्म का शासन हो? अयोध्या में अब केवल मंदिर नहीं, राम राज्य का भव्य दरबार सज चुका है। राजा राम अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, और वो दृश्य सिर्फ श्रद्धा नहीं, एक युग की वापसी है। आगे दिखाएंगे आपको राम राज्य के वो साक्षात दर्शन। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र मौत के परेड की करेंगे। आरसीबी की जीत का जश्न होना था, लेकिन किसे पता था कि ये जश्न 11 लोगों की मौत का कारण बन जाएगा। एक विक्ट्री परेड बिना इजाजत, बिना इंतजाम, और अब सवालों की अंधी उस पर खड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक पोस्ट और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मचा कोहराम, क्या यही जश्न की असली तस्वीर है? आगे दिखाएंगे इस पूरे हादसे की अंदर की कहानी। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र कटघरे में सुरक्षा की करेंगे। दरअसल कोर्ट जहां इंसाफ मिलता है, अब उसी कोर्ट में बार बार बह रहा है खून। कभी वकील के भेष में हत्यारे, कभी लॉकअप में गैंगवॉर, अब एक बार फिर हत्या हुई है। सवाल ये, क्या दिल्ली की साकेत कोर्ट अब न्याय का मंदिर नहीं, गुनाह का मैदान बनता जा रहा है? आगे दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट जिसने देश की न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा जिक्र पांचवी अहम खबर का करेंगे महुआ की शादी का। दरअसल सियासत की जुबान में अक्सर तलखी होती है, लेकिन आज जो कहानी है उसमें नारे नहीं, वादे नहीं, 7 जन्मों के टीएमसी की फायर ब्रिगेड नेता महुआ मोइत्रा और बीजेडी के दिग्गज पिनाकी मिश्रा ने शादी रचा ली है। जर्मनी में चुपचाप निजी समारोह में, दोनों अलग दल, 2 अलग राज्य, लेकिन एक रिश्ता जो अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। आगे दिखाएंगे सियासत से 7 फेरों तक की पूरी कहानी। इन 5 खबरों पर हम डालेंगे नजर, अहम नजर रहेगी। इसके अलावा जाते जाते दिखाएंगे आपको बात पते की। लेकिन जब शुरुआत हम करेंगे तो जाहिर तौर पर शुरुआत हम उस खबर के साथ करेंगे जो जाहिर तौर पर कभी अपने आपने एक मां को पेड़ की तरह देखा है, जिसकी जड़ें घर की नींव में होती हैं तो तपती धूप में छाव देती है, और जब जरूरत हो तो फल बनकर भी गिरती है। मां सिर्फ रिश्ता नहीं होता, वो प्रकृति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पे मां और प्रकृति का ये रिश्ता एक संकल्प में बदल गया है। नाम है एक पेड़ मां के नाम। दिल्ली के भगवान महावीर वन स्थली पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक पौधा लगाया, तो वो सिर्फ पर्यावरण के नाम नहीं था, वो हर उस मां के नाम था जिसने खुद जलती रही अपनी संतान को ठंडी छाव दी है। पीएम मोदी ने न सिर्फ एक पौधा रोपा, बल्कि देश के एक भावनात्मक अपील की, हर इंसान अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाए। सोचिए, अगर हर जगह, हर घर से एक पौधा उगे, हर मां की याद में एक हरियाली हो, तो इस देश की मिट्टी में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, भावना भी बहने लगेगी। इस अभियान के पीछे केवल हरियाली का सपना नहीं है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से जीवित करने की कोशिश है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में एक, जो अब जलवायु संकट, रेत के विस्तार और पेड़ों की कटाई से लड़ रही है। पीएम मोदी ने कहा, अब अरावली की हर चोटी, हर घाटी फिर से हरे रंग में मुस्कुराएगी। इसके लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को जमीन पर उतारा जा रहा है, जिसमें जल धाराओं को पुनर्जीवित करने, धूल की भरी आंधियों को रोकने और स्थानीय वनस्पति को फिर से बसाने का संकल्प लिया गया। लेकिन ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, ये देश के
हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो अपनी मां को अब भी याद करता है। कभी मां की ममता एक पेड़ की तरह होती है, चुपचाप सब कुछ देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। और जब पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम जैसा अभियान शुरू होता है तो ये सिर्फ हरियाली की बात नहीं होती, ये उस मां के प्रति कृतज्ञता का इजहार होता है जिसकी छाव में हमने जीना सीखा। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, खास तस्वीरें जो सिर्फ कैमरे में कैद पल नहीं है। ये एक संकल्प है, एक संदेश है, एक देश की राजनीति, प्रशासन और कला से जुड़े चेहरे अब पर्यावरण की इस पुकार को सुन चुके हैं। अब आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनके हाथों में क्रिकेट का बल्ला भी रहा है, अब हरियाली का संकल्प वो थामे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े इस नेता ने भी अब प्रकृति को भी शिक्षा देने की ठान ली है और संरक्षण जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनकी धरती नर्मदा जैसी पवित्र नदियों से भरी है, अब उस धरती पर और हरियाली उगाने का संकल्प ले रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका राज्य पहाड़ों और जंगलों की गोद में बसा है, अब वो खुद उस गोद को और सुरक्षित बना रहे हैं। और एक तस्वीर कंगना रनौत की भी है। अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत, जिन्होंने इस अभियान से जुड़कर ये साबित कर दिया कि ग्लैमर सिर्फ मंच पर नहीं, जिम्मेदारी में भी दिखता है। उनका पेड़ लगाना सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक विचार है कि राजनीति और पर्यावरण अब साथ चल सकते हैं। तो जब देश के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, जनप्रतिनिधि खुद इस तरह की पहल से जुड़ रहे हैं, तो सवाल हम सबके लिए, क्या हमने अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाया? एक पेड़ मां के नाम सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये भविष्य की छाप है। को अपनी मां को जैसे हम सम्मानित करते हैं, ऐसे ही धरती माता को और पर्यावरण को हम उतना ही श्रद्धा से अगर उसको सम्मान करेंगे, पालेंगे, पोषेंगे, आदर करेंगे, जत्न लेंगे, तब जाके उसका लक्ष्य पूरा हो पाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ को आगे लेते हुए एक जन आंदोलन आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम पे। जैसे ही अपने मां अपने लिए अत्यंत प्रिय, श्रद्धा और सम्मान्य होती है, ऐसे ही हम एक पेड़ उसी माँ के नाम पे लगा के हम अपने श्रद्धा को धरती माता के प्रति, उस पेड़ के प्रति, उस वृक्ष के प्रति हम जताए। यही इस मुहिम का लक्ष्य है। पिछले साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री ने खुद उसको राजधानी से शुरू किया था, राष्ट्रीय राजधानी से शुरू किया था। पिछले साल भर से सैकड़ों पेड़ लगाए गए, एक जन आंदोलन बना। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोग उसमें से लगे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन में काम करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः यहाँ बैन किया गया है, बंद करें। और सभी से, जो हमारे चार धाम आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से भी हम लगातार अपील करते रहे हैं कि वो अपनी यात्रा नियमों के साथ करें। हमारे पूर्वजों ने धार्मिक कामों के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं और प्रकृति के साथ भी हमें उन नियमों का पालन करना है, अपने साथ भी करना है। और शुभकामनाएं। आज असेंबली के प्रांगण में वृक्ष लगाकर हमने इस पूरे प्रांगण को कलरफुल और हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। ये विधायकी का एक केंद्र है, लेकिन ये अपने गार्डन से भी जाना जाए, इसकी आज हमने शुरुआत की है। ये खुशबूदार यहाँ पर
पौधे लगाकर, फूल लगाकर, वृक्ष लगाकर ये महकेगा। और दिल्ली विधानसभा का ये परिसर आज के इस कार्यक्रम के बाद दिल्ली में, देश में एक प्लेस ऑफ गार्डन्स के रूप में भी जाना जाएगा। इस पर हम लैंडस्केप का एक प्लान किया है। पूरा इसका जो वृक्षारोपण आज जो किया गया है उसका एक शुरुआत जो है वो लगातार होने वाली शुरुआत है और लगातार इस पर काम होगा। और आने वाले दिनों में यह परिसर जिसको देखने के लिए, क्योंकि इसके फूल और पत्तियां और इसके जो कलर है, फ्लावर्स है, खुशबू है, उसको देखने और समझने के लिए, उसको महसूस करने के लिए लोग यहाँ पर आया करेंगे। कि ये हमारी जो सबसे बड़ी धरोहर है, ये जो पृथ्वी है, हमारा जो पर्यावरण है, जो हमें विरासत में मिला है, लेकिन हमें आगे भी उसको वैसे ही देना है। तो इसके करके हमारा जो सरकार का 360 डिग्री जो विकास का दृश्य रहता है, तो उसके चलते हुए जो पर्यावरण दिवस को इतने बड़े पैमाने पे आज देश विदेश में जो मनाया जा रहा है, उसमें हम हिस्सा ले रहे हैं। और एक पेड़ माँ के साथ जो भावनात्मक तरीके से उन्होंने जनता को जोड़ा है इस कैंपेन से, तो मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देती हूँ। हमने भी आज एक बार फिर से, पहले भी लगाए हैं माता जी के नाम पर एक और पेड़, जैसे मैंने कहा संतरे का पेड़ लगाया हम लोगों ने। तो बच्चे खासकर घर में एक अजीब सा माहौल हो जाता है जब फ्रूट लगते हैं, बच्चे फ्रूट देखते हैं, खुद उनका जूसेस बनाते हैं। तो आई थिंक इस तरह की एक्टिविटी हम कहीं ना कहीं नेचर से दूर हो गए हैं और भूल गए हैं। तो मैं सबको ये प्रेरित करना चाहूंगी कि आज का दिन का पूरा लाभ उठाकर जो है पर्यावरण में और भी सफाई के कितने लोग काम कर रहे हैं। लोग जो हैं वो वाटर को लेकर, जो है सी में कितना प्लास्टिक हो गया है उसको लेकर न जाने कितने लोग दिन रात अपनी जो जीवन है उसमें खपा रहे हैं। कभी कल्पना की थी आपने कि त्रेता युग की दिव्यता, राम राज्य की मर्यादा और श्री राम का भव्य दरबार एक बार फिर धरती पर उतर आएगा? आज वो सपना नहीं, साक्षात सच्चाई है। अयोध्या, वही धाम जो श्री राम की जन्मभूमि है, आज वो न सिर्फ रामलला के बाल स्वरूप की साक्षी है, बल्कि अब वो एक और अध्याय रच रहा है राजा राम के स्वरूप में। 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन था जब श्री राम बाल रूप में मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए थे। तब भी जनमानस भाव विभोर था, लेकिन अब जो दृश्य रचा गया है वो सिर्फ श्रद्धा नहीं, शाश्वत काल की वापसी है। राजा राम अब अयोध्या के भव्य मंदिर के प्रथम तल पर अपने राज दरबार में विराजमान हो चुके हैं। और ये केवल कोई शिल्प, कोई मूर्ति नहीं, ये राम राज्य के सिद्धांतों का पुनर्जन्म है। न्याय, करुणा और धर्म के आदर्शों का सजीव दृश्य। दरबार में श्री राम अकेले नहीं हैं, उनके साथ जनक नंदिनी माता सीता, उनके जीवन साथी और शक्ति, साथ हैं भ्राता लक्ष्मण जिन्होंने वन में उनकी सेवा की और युद्ध में उनका साथ दिया, हैं हनुमान जिनकी भक्ति आज भी कालजयी है, और हैं भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ जिनकी उपस्थिति उस राम राज्य के मूल्यों को परिभाषित करती है। स्वर्ण जड़ित सिंहासन, सिंहों की आकृति से सुसज्जित मंच और चारों ओर विराजमान आत्मीय परिजन। ये दृश्य केवल स्थापत्य का चमत्कार नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना की पुनर्वृत्ति है। जैसे ही श्रद्धालु उस दरबार में प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई काल द्वार खुल गया हो और वो त्रेता युग की दहलीज पर खड़े हो। गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य की जो कल्पना रामचरितमानस में की थी, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, वो अब अयोध्या में मूर्त रूप ले चुकी है। ये केवल राम के राजा बनने की कहानी नहीं है, ये हर भारतीय के भीतर बसे उस स्वप्न का सत्य होना है जिसमें राजा वो होता है जो प्रजा की सेवा को धर्म मानता है। आज का ये राज दरबार उन मूल्यों की ओर एक कदम है जिन्हें हमने कभी ग्रंथों में पढ़ा था, अब वो आंखों से देखे जा सकते हैं और मन से महसूस किए जा सकते हैं। तो आइए राम राज्य की इस पहली सीढ़ी पर चढ़िए, जहां धर्म केवल पूजा नहीं, आचरण है, जहां राजा केवल शासक नहीं, सेवक होता है, और जहां भगवान केवल मंदिर में नहीं, आपके मन में बैठे जाते हैं। ये सिर्फ दर्शन नहीं, एक युग की अनुभूति है। आज जो कोई भी अयोध्या आता है, अभिभूत होकर के जाता है।
अभिभूत होकर के इसलिए भी जाता है, राम जन्मभूमि में रामलला फिर से विराजमान हो गए। 11 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो असंभव था, आज वो संभव हुआ है। अयोध्या की इस वैभव को देख करके लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित हैं, और अयोध्या वासियों के ही नहीं, संत समाज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों का देश के अंदर और देशवासियों का दुनिया के अंदर लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या धाम के नाम पर उनके चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिलती है। हमारे रामलला तो भव्य मंदिर में आ गए। उत्तर प्रदेश भी अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की, आज जब जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो अयोध्या धाम की तरह भी उत्तर प्रदेश भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले दुनिया के अंदर कहीं जाते थे, देश के अंदर कहीं जाते थे, उत्तर प्रदेश के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते थे, और आज आप कहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम का सुनते ही लोग आपके साथ बड़े प्रसन्नता के साथ मिलने पर गौरव की अनुभूति करते हैं। ये होता है परिवर्तन। आरसीबी की जीत का जश्न और उसी जश्न में मातम की चीखें। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक विक्ट्री परेड की कीमत 11 जिंदगियां हो सकती है। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत पर रखी गई विक्ट्री परेड अब सवालों के घेरे में, क्योंकि ना तो पुलिस से इजाजत ली गई और ना ही भीड़ नियंत्रण की बुनियादी व्यवस्था की गई। सूत्रों की माने तो आरसीबी मैनेजमेंट ने 3 जून को पुलिस से संपर्क जरूर किया, लेकिन 4 जून की परेड से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी, वो भी बिना इजाजत। इस पोस्ट में चिन्नास्वामी स्टेडियम की फ्री एंट्री पास की घोषणा की गई और फिर जो हुआ वो दर्दनाक। सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ और हजारों की भीड़ स्टेडियम के बाहर जमा हुई। नतीजा अफरा तफरी, भगदड़ और 11 मौतें, 30 से ज्यादा घायल। बड़ी बात यह है कि आरसीबी को पुलिस ने सलाह दी थी कि कार्यक्रम को टालें या कम से कम रजिस्ट्रेशन आधारित एंट्री रखें ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। पुलिस ने रविवार को समारोह आयोजित करने का सुझाव भी दिया था ताकि यातायात और सुरक्षा को संभालने का वक्त मिले, लेकिन 4 जून को ही परेड रखी गई और उसी दिन एक्स पर फिर से फुल अनाउंसमेंट कर दिया। अब इस पूरे मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। कोर्ट में राज्य सरकार ने यह बताया कि परेड के लिए 1000 पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक दिन पहले 5000 की तैनाती का दावा किया था। यानी आंकड़ों में भी स्पष्टता नहीं है। जवाबदेही का सवाल अब तेज होता जा रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था, और अगर हाँ तो अगली बार ऐसे हादसे ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ जश्न का नहीं है, सवाल जिम्मेदारी का है। क्या बिना इजाजत इवेंट करना, सोशल मीडिया पर अनियंत्रित भीड़ उड़ाना, फिर सुरक्षा की ढिलाई, क्या यही आज की जीत का असली स्कोर कार्ड है? लेकिन याद रखिए, विक्ट्री परेड हो सकती है लेकिन जिम्मेदारी के बिना नहीं, क्योंकि जब जश्न पर मातम छा जाए तो ये सिर्फ हादसा नहीं, लापरवाही की सजा बन जाए। कभी गैंगस्टर का मर्डर, कभी महिला पर अंधाधुंध फायरिंग और अब कोर्ट के लॉकअप में ही हत्या। सवाल यह है कि क्या दिल्ली की साकेत कोर्ट अब न्याय का मंदिर नहीं, खून की खूनी अखाड़ा बनता जा रहा है। दिल्ली का साकेत कोर्ट एक बार फिर से सुर्खियों में, और वजह वही जो पहले भी थी, सुरक्षा में चूक, सिस्टम में सेंध और कोर्ट परिसर में खून। ताजा मामला
उसी सुरक्षा को कटघरे में खड़ा करता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था। मामला क्या है जरा समझिए। आज साकेत कोर्ट के लॉकअप नंबर 5 में अमन नाम के कैदी की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक अमन तिहाड़ जेल में बंद था। पेशी पर कोर्ट लाया गया था, लेकिन लॉकअप में पहले से मौजूद 2 अन्य कैदी जितेंद्र उर्फ जीते और जयदेव उर्फ बच्चा, उसने उस पर हमला कर दिया। जाहिर है जेल से कोर्ट तक ट्रांजिट में लापरवाही थी और लॉकअप के अंदर की निगरानी भी सवालों के घेरे में। क्या यह पहली बार हुआ है? नहीं। सितंबर 2021 गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की कोर्ट रूम में ही हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की वेश में कोर्ट में दाखिल हुए और पेशी के दौरान गोली मार दी गई। जवाबी फायरिंग में तीनों मारे गए, लेकिन सवाल रह गया, वकील की वेशभूषा में कोई हथियार कैसे ला सकता है? अप्रैल 2023 साकेत कोर्ट परिसर में एक महिला पर गोली चलाई गई। हमलावर एक बार फिर वकील की यूनिफॉर्म में आया, कई राउंड फायरिंग की और आसानी से फरार हो गया। क्या सुरक्षा जांच सिर्फ दिखावे की रह गई? अब सवाल उठता है, साकेत कोर्ट में ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्या सीसीटीवी निगरानी नाकाफी है? क्या लॉकअप और कोर्ट के बीच कोई ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ जहां जांच नहीं होती? क्या कैदियों के बीच पुरानी दुश्मनी की जानकारी होने के बावजूद उन्हें एक साथ लाना प्रशासनिक लापरवाही नहीं है? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन हर नई घटना एक नई कहानी दोहरा रही है। कानून के दरवाजे पर ही कानून का खून हो रहा है, और अगर कोर्ट परिसर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर इंसाफ की उम्मीद कहां बचती है? सियासत की जुबां में कई भाषाएं होती हैं। विरोध होता है, समर्थन होता है, नारा होता है, बहस होती है। लेकिन आज की कहानी राजनीति के मंच से हटकर एक पर्सनल चैप्टर की है। दरअसल ये कहानी है 2 अलग अलग राज्यों की 2 जानी मानी सियासी हस्तियों की, जिन्होंने अपने रिश्ते को नाम दिया और बंध गए 7 फेरों में। टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा और उड़ीसा के दिग्गज नेता बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा अब पति पत्नी हैं। दोनों ने 30 मई को जर्मनी में एक निजी समारोह में शादी की। राजनीति में अपने दमदार बयानों और धारदार छवि के लिए जाने जाने वाली महुआ और कानूनी दाव पेचों में माहिर पिनाकी मिश्रा, दोनों का ये मिलन सियासत से परे एक भावनात्मक सफर की कहानी है। महुआ मोइत्रा, जो कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद है, बंगाल की राजनीति में तेज तर्रार चेहरा है। वहीं पिनाकी मिश्रा पुरी से 3 बार सांसद रह चुके हैं और ओडिशा की राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं। हालांकि ये शादी जितनी सीधी लगती है उतनी नहीं। महुआ की ये दूसरी शादी है। पहली शादी डेनमार्क के फाइनेंसर लॉर्स बोरसन से हुई थी, जो लंबी नहीं चल पाई। पिनाकी मिश्रा भी पहले से शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि महुआ और पिनाकी की पहली तस्वीर पिछले साल लंदन से वायरल हुई थी, जिसके बाद से इन अटकलों ने जोर पकड़ लिया था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सियासत में अक्सर विरोधी दलों से दोस्ती या फिर निकटता पर सवाल उठते हैं। टीएमसी और बीजेडी दोनों अलग अलग पार्टी हैं, अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं, लेकिन राजनीति से परे ये रिश्ता अब निजी जीवन में एक साझेदारी में बदल चुका है। पिनाकी मिश्रा की प्रोफाइल भी कम दिलचस्प नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के रिश्तेदार। उनकी संपत्ति 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बताई जाती है। वहीं महुआ मोइत्रा, जिन्होंने जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी फर्म की नौकरी छोड़ी, कांग्रेस और फिर टीएमसी का दामन थामा, आज 2 बार की सांसद है और लगातार चर्चा में बनी रहती है, चाहे संसद हो या सोशल मीडिया। इन दोनों नेताओं का ये व्यक्तिगत फैसला ऐसे वक्त आया है जब दोनों का राजनीतिक करियर भी एक ट्रांजिशन फेज में है। पिनाकी मिश्रा 2024 का चुनाव हार चुके हैं और सियासत में उनका भविष्य फिलहाल अधर में है। वहीं महुआ मोइत्रा ने 2 बार लोकसभा में एंट्री दूसरी बार की है, लेकिन बीते साल उनका नाम वकील जय अनंत देहद्राई से जुड़े विवाद में भी सामने आया। लेकिन राजनीति से इतर आज इन दोनों की जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो गया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनसे शादी की। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि अपने हिस्से की रोशनी बनो, चाहे
आसपास कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आप चुपचाप लगातार अपने भीतर की रोशनी जलाते रहो। ये रोशनी न सिर्फ आपके रास्ते को रोशन करेगी, बल्कि उन लोगों के लिए भी उम्मीद बनकर चमकेगी जो अंधेरों में घिरे हुए हैं। दुनिया में हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है, इसलिए किसी की नजरों में दिखने की चिंता मत करो, बस अपने हिस्से का उजाला फैलाते रहो, क्योंकि असली ताकत वही है जो बिना शोर किए अपने आसपास की दुनिया को बदल दे। फिलहाल खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।